अगला मार्केट जो हमारा है वो है नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट मतलब पड़ोस का मार्केट। जैसे आपके घर के बगल में किराना का स्टोर होता है, लक्ष्मी किराना स्टोर, हाँ, अभय किराना स्टोर, इस तरीके के किराना स्टोर होते हैं। तो ये जो किराना स्टोर्स या नेबरहुड मार्केट्स होते हैं, ये इनका क्या एडवांटेज है, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं। परमानेंट हो सकते हैं मतलब किराने की दुकान कोई लगाएगा तो परमानेंट ही होगी, पर वहीं कोई सब्जी की दुकान लगाता है, वो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ठीक है। वो कोई और चीज, कोई ऐसा सामान बेचता है जो सुबह बेचा शाम तक खत्म हो गया, फिर वो अपनी दुकान उठा के लेके चला जाता है। बर्गर वाला, आपके मोहल्ले का बर्गर वाला, या क्या कहते हैं, आपके मोहल्ले का चाट का ठेला लगाने वाला, सामान बिका, सामान खत्म, टेम्परेरी मार्केट है, फिर वो लेके उसे घर चला गया। तो ये दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं आपके पड़ोस में ये मार्केट। दूसरा कि परमानेंट जो क्या कहते हैं ओनर्स होते हैं, उन्हें पे करना पड़ता है। दो चीजें, अगर उनका अपना दुकान है तो उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है, अगर उनकी अपनी दुकान नहीं है तो उनको रेंट और टैक्स दोनों पे करना पड़ता है, ठीक है। इनकी क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस, इनके एडवांटेज क्या है। सबसे पहले ये लोकेलिटी में होते हैं, आपकी क्लियर लोकेलिटी में होते हैं, ठीक है। क्लियर लोकेलिटी में होने का फायदा ये है कि आपके पड़ोस में कोई सामान आपको तुरंत चाहिए अगर, तो आपके पड़ोस में होने की वजह से आप तुरंत वो सामान ला सकते हो, इमरजेंसी में ला सकते हो, दुकान खुलवा के ला सकते हो। कंज्यूमर ट्रेडर का रिलेशन होता है, खरीदार का और बेचने वाले का संबंध बन जाता है, इसीलिए लोग उधार पे सामान ले आते हैं, भैया खाते में लिख लेना, ठीक है। लास्टली, यहाँ का मर्चेंडाइज कुछ एक्सपेंसिव होगा, सामान जो होगा कुछ एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि स्टिफ कंपटीशन नहीं मिलेगा। अगर वो मोहल्ले के अंदर है तो ऐसा नहीं कि वहां 50 दुकानें होंगी, एक दो दुकान होगी, तीन दुकान होगी, चार दुकान होगी, बड़ी दुकान होगी, चार पांच छह सात हो जाएंगी, ठीक है। इन सभी दुकानों में मार्केट जो है बूम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ स्टिफ कंपटीशन नहीं होगा। माल बिके ना बिके पर प्राइस ये लोग सेम रखेंगे। तो ऐसे सेम प्राइस की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है कि यहाँ का मर्चेंडाइज महंगा होगा, लेकिन आपको क्रेडिट मिलेगा, यानी उधार मिलेगा। अगला है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स, ये दोनों नाम हमने सुन रखे हैं। इनका मतलब क्या होता है, बहुत सीधा सरल सा इनका मतलब है। सबसे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए। ग्रुप ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ और कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दुकानों का समूह जो कि एक ही छत के नीचे बना हो, लाइन से बहुत सारी दुकानें एक ही छत के नीचे जब बनी हो तो वो कहलाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे बस्ती में शालीमार मार्केट हो गया, या बाटा गली में जो मार्केट है वो हो गए, तो शालीमार या बाटा गली के मार्केट कहलाएंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहीं पर एसी लगा दीजिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दीजिए, और वहां पर लग्जरी से लेके ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, सस्ते और महंगे सारे सामान बेचिए, और वैरायटी रखिए सामानों की, जूता भी मिले, कपड़ा भी मिले, और दुनिया भर का सामान मिले, कार मोटरसाइकिल तक अंदर मिले जिस चीज के, उसे कहते हैं मॉल। तो मॉल एक तरीके का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है, एक ही छत के नीचे बना होता है क्योंकि, लेकिन उसमें एसी लगी होती है, ठीक है। वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, उसमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो कहलाता है मॉल। कॉम्प्लेक्स से जो बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स का ही बड़ा रूप मॉल कहलाता है। तो हम देखते हैं मॉल, जैसे आपके यहाँ पे वी मार्ट है, फैमिली इंडिया वन है, तो ये मॉल है। मॉल इज अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मॉल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन उसमें एसी लगा हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, वैरायटी हो, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आइटम हो, लग्जरी आइटम हो, जो किसी क्या कहते हैं ऊंचे और निम्न दोनों, मतलब ऊंचे और नीचे दोनों तरीके के दामों पर बेचे जाएं, वो कहलाती है जगह मॉल। क्लियर है। अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। होलसेलर्स हमारा पॉइंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज जो मार्केट में पहुंचती कैसे हैं। मान लीजिए कि नासिक का प्याज है, अनियन ऑफ नासिक, तो ये जो अनियन ऑफ नासिक है ये कस्टमर तक डायरेक्टली कैसे पहुंचेगा। यहीं पर रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंटरमीडियरीज, यानी बिचौलिए। किसी भी कंपनी के लिए अपने सामान को हर कस्टमर तक पहुंचाना संभव नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो अपने तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर का चुनाव करती है, जो उसके सामान को अपनी दुकान पे रखें और उसके बाद उसे बेचें। तो ऐसे में क्या होता है कि दो तरीके के इंटरमीडियरी सामने आते हैं, एक होते हैं होलसेलर, एक होते हैं रिटेलर, ठीक है। अब होलसेलर और रिटेलर जो है वो प्रोड्यूसर को, सामान बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे
हम एक चीज देखें कि मान लीजिए कि कोई टीवी की कंपनी है, सैमसंग है, कहाँ बनती है? कोरिया में बनती है। कोरिया से बन के भारत आती है, भारत में असेंबल होती है, उसके बाद यहाँ बेची जाती है। अब कोरिया की कोई कंपनी डायरेक्टली भारत में कोई सामान आपको बेचना चाहे तो क्या आप खरीदेंगे? नहीं, है ना। विश्वास नाम की चीज होती है। तो भारत भारतीय नहीं है वो, एक तो वो, दूसरा ये कि विदेशी है, बहुत महंगा पड़ जाएगा, एक तो ये। इन सभी चीजों की वजह से हमारे ऊपर भार पड़ सकता है, कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है मार्केट में। तो ये सब चीजें तय करवाता है कौन? सैमसंग को अगर अपना सामान बेचना है तो भारत में किसी बड़े व्यापारी के यहाँ वो जाएगा, वहां कहेगा आप हमारा माल बेचिए, ठीक है। इस तरीके से होलसेलर और रिटेलर, कस्टमर के ऊपर जिनकी पकड़ होती है, ये लोग वो सामान रखते हैं, फिर वहां से ये सामान बाजार में बिकने के लिए जाता है। क्योंकि आप सैमसंग को तो नहीं जानते, पर उस पर्टिकुलर व्यापारी को आप जानते हैं। अगर सामान खराब होगा तो उसकी कॉलर आप पकड़ सकते हैं, है ना। तो मार्केट में कॉन्फिडेंस मिलता है इनसे, इन सब चीजों से। खैर, ये तो क्या कहते हैं, थोड़ा हम अपने सिलेबस से आगे बढ़ गए। अभी हम आते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट क्या कहता है? टेक्स्ट कहता है कि कमोडिटी को शॉपकीपर तक पहुंचाना ये बड़ा कठिन कार्य है। ऐसे में दो इंटरमीडियरीज काम आते हैं, दो बिचौलिए काम आते हैं। एक को कहते हैं रिटेलर, एक को कहते हैं होलसेलर। ये प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डायरेक्टली पहुंचाने का कार्य करते हैं। होलसेलर कौन होता है? जो कि होलसेलर का मतलब होता है थोक का व्यापारी, ठीक है। थोक का व्यापारी ये बहुत बड़ी मात्रा में सामान किसी कंपनी से खरीदता है, उसके बाद इसे रिटेलर को बेच देता है, खुदरा व्यापारी को बेच देता है। ये खुदरा व्यापारी जो है फिर ये सामान आगे कस्टमर को बेचता है। होलसेलर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस नहीं देता। आफ्टर सेल सर्विस मतलब सामान जैसे मैंने कोई आपको दिया, मैंने आपको एक मोबाइल बेचा, मोबाइल की गारंटी 1 साल की है, ठीक है। तो मैं उसका ध्यान रखूंगा, पर एमआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोबाइल मैंने आपको एमआई का दिया, एमआई से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पास आएंगे शिकायत करने या टोल फ्री नंबर पे फोन करेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विस यानी बेचने के बाद दी जाने वाली सेवाएं, होलसेलर ऐसी कोई सेवाएं नहीं देता है। अब कंपनी डायरेक्ट सेवा देती है, पर पहले ऐसा होता था कंपनी डायरेक्ट सेवा जो है, होलसेलर डायरेक्ट सेवा नहीं देता था, वो कंपनी के ऊपर छोड़ दिया करता था, ठीक है। तो क्योंकि वो कोई और सेवा नहीं देता, सिर्फ सामान बेचता है, इसलिए उसकी प्रॉफिट लो रहती है। पर क्योंकि वो बल्क में ही सामान बेचता है तो उसकी प्रॉफिट मैनेज हो जाती है। वो आपको, जैसे मान लीजिए कि आप जो अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप कोई ज्वेलरी यदि खरीदना चाहते हैं तो आप वहां पे क्या कहते हैं, सदर बाजार में जा सकते हैं। सदर बाजार में कोई भी चीज आप खरीदेंगे वो आपको मार्केट से 100 गुनी सस्ती मिल सकती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने क्या कहते हैं कोई हार खरीदा, तो अगर मार्केट में उसका दाम 300 रुपए है तो सदर बाजार में उसका दाम होगा 100 रुपए, है ना। तो ऐसे क्या कहते हैं लोग कहलाते हैं होलसेलर, ठीक है। इनका प्रॉफिट जो है वो लो होता है। लेकिन जब आप सदर बाजार में वो हार खरीदने जाओगे तो वो आपको एक हार नहीं देगा, वो कम से कम आपसे 10 हार का पैसा लेगा, तब आपको वो नेकलेस देगा, ठीक है। तो होलसेलर अपने प्रॉफिट को होलसेल की तरह ही मैनेज करते हैं, यानी बड़ी मात्रा में ही सामान आपको देंगे। आप एक पीस लेना चाहोगे तो वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। दूसरा, भारत में ज्यादातर किसान जो है अपना जो प्रैक्टिस है फार्मिंग की, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी सिर्फ इतना ही फार्मिंग करते हैं जितने में उनका घर पर चल जाए, जितने में उनकी जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी कुछ बच जाता है, लैंड होल्डिंग स्मॉल होती है, हाँ, लेकिन जब उसके बाद यदि कुछ एडिशनल बच जाता है उनके प्रोड्यूस में से, तो उसे उन्हें बेचना होता है। ये चीज वो किसे बेचें? तो यहीं पर काम आते हैं होलसेलर। होलसेलर जो है वो इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करते हैं, और सामान जो है वो फार्मर से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद उसे रिटेलर के पास ले जाते हैं और अर्बन कस्टमर को बेच देते हैं, शहरी कस्टमर को बेच देते हैं। जैसे कुंदन, a small farmer from Gujarat has grown cotton in 3 acres of land। कुंदन एक स्मॉल या छोटा फार्मर है गुजरात का, उसने 3 एकड़ लैंड में कॉटन उगाया है। At the beginning of the cropping season, he had taken loan of 3,000 at high rate of interest from the local trader to meet expenses related to fertilizer, pesticide, agricultural implements. Now that his cotton balls are ready, he picks them up and takes to the nearest market, wholesale mandi।
मंडीज आर एग्रीकल्चरल मार्केट्स वेयर फार्मर्स कैन सेंड देयर बेस्ट प्राइस फॉर देयर यील्ड। जैसे सब्जी मंडी होती है, आइए इस पे देखते हैं। कुंदन एक छोटा सा फार्मर है गुजरात का। उसने बहुत सारा कर्ज लिया, मतलब बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है पर है, क्योंकि वो बहुत छोटा फार्मर होगा, गरीब होगा। गरीबों के लिए सरकार ने 816 रुपये महीना निर्धारित कर रखा है, ये गरीबी रेखा के नीचे। वो 3000 रुपये का उसने कर्ज ले रखा है। 3000 रुपया कोई कर्ज लेने वाला रुपया नहीं है, पर वो बहुत गरीब होगा तो उसने 3000 रुपये कर्ज लिए होंगे। 3000 रुपये का कर्ज लेकर उसने कॉटन की यानी रुई की खेती की, ठीक है, सूती की खेती की। ये जो खेती है, कॉटन की बॉल्स जो है बनके तैयार हो गई, खेत में खड़ी फसल है, उसको उसे बेचना है, ठीक है। तो वो सबसे नियरेस्ट मार्केट में जाएगा, जिसे हम मंडी कहते हैं, जहां पर किसान अपनी जो क्या कहते हैं ईल्ड है, अपनी जो प्रोड्यूस है उसे बेचता है। तो वो मंडी में जाता है, वहां पर वो होलसेलर को पकड़ता है, अपना प्राइस उसे बोलता है और इस प्राइस पर अपने सामान को बेच देता है। एट मंडी कुंदन डज नॉट सेल हिज ईल्ड डायरेक्टली। मंडी में कुंदन कुंदन अपना जो ईल्ड है डायरेक्टली सेल नहीं करता। ही टेक्स द सर्विस ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक अरहटियाज। अरहतिया जो है ये कमीशन एजेंट होते हैं, जो कमीशन पे आपका सामान महंगे दाम पर बिकवा सकते हैं, ठीक है। मंडी में जो लोग कमीशन या बिचौलिए होते हैं, जो कमीशन पे काम करते हैं, उन्हें कहते हैं अरहतियाज। अरहतिया जो है ये ब्रोकर्स होते हैं टू सेल हिज कॉटन। दीज इंटरमीडियरीज इनवेरिएबली चीट द पुअर फार्मर्स बाई कोटिंग लेसर प्राइस। ये जो लोग होते हैं वो इंटरमीडियरीज होते हैं, ये फार्मर को कम दाम में उसका सामान बेचने के लिए मजबूर करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उसकी जो कॉटन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। ये अब इससे लेके ये महंगे दाम में बेचेंगे। एंड यूजिंग डिफेक्टिव वेट्स एंड मीजर्स, और ऐसे क्या कहते हैं बाटों का इस्तेमाल करते हैं जो लिखा रहता है 1 किलो, पर वास्तव में 1 किलो नहीं 800 ग्राम का होता है। तो क्या कहते हैं डिफेक्टिव वेट्स और मीजर्स का प्रयोग करते हैं। एट द ट्रेडर्स यार्ड द कॉटन क्वालिटी इज चेक्ड एंड फाइनली अ प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर वेइंग कुंदन्स प्रोड्यूस। द ट्रेडर गिव हिम 2500। आउट ऑफ दिस कुंदन हैड टू पे ऑफ हिज लोन एज वेल एज पे ऑल द इंटरमीडियरीज, सो हिज अर्निंग इज हार्डली इनफ टू सस्टेन हिमसेल्फ। अब यहाँ पर कुंदन को 2500 रुपए मिलते हैं। 3000 रुपए तो उसने उधार ले रखे हैं, उसके ऊपर उसको ब्याज भी देना है, साथ ही साथ उसको पैसा देना है। किसे? उसे पैसा देना है इन बिचौलियों को, इसी 2500 रुपए में। तो 2500 रुपए में कुंदन के पास कुछ नहीं बचेगा, अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुंदन के पास पैसे नहीं बचेंगे। दिस कॉटन इज टर्न इनटू बेल्स ऑफ स्पिनिंग मिल्स। The bales are then purchased by spinning mills, then spin it into yarn spinning mills, then sell it to the yarn dealer. The merchant buys yarn from the yarn dealers and gives it to the weavers to make sari, dress material, shirt, towel, etc. Garment factories where it is turned into furnished product like shirt, suit, etc. From the garment factories it reaches to the various retail shops and from there it reaches to the customer. अब आप देखिए कि एक रुई की यात्रा है। ये रुई जो है वो गिनिंग मिल्स के पास गई, जहां पर उसका बेल्स बनेगा, बॉल बनेंगे, उसके रुई के इकट्ठा होकर बड़े बड़े गुच्छे बनेंगे। ये गुच्छे, इसमें से फिर उसके बाद धागा निकाला जाएगा, तो ये स्पिनिंग मिल में जाएगा। स्पिनिंग मिल से निकालने के बाद ये वीवर के पास जाएगा, जो इससे साड़ी बनाएगा, ड्रेस मटेरियल बनाएगा, शर्ट बनाएगा, टॉवल बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, है ना। अब क्या होगा कि 250 रुपए में, 2500 रुपए में इन लोगों ने बहुत सारा कॉटन खरीदा, ठीक है। अब उस 2500 रुपए के कॉटन से, उस 2500 रुपए की रुई से ये लोग शर्ट बनाएंगे। अब ये जो शर्ट है, ऐसी ही कम से कम 10 से 15 शर्ट बनेगी। एक शर्ट का दाम 700 रुपए हुआ, 10 शर्ट का दाम 7000 रुपए हो गया। कुंदन से लिए गए थे केवल 2500, कुंदन को दिए गए थे सिर्फ 2500 रुपए, और कुंदन से कमाया गया है जो वो उसका कई गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, और भी हो सकता है ना। 3 एकड़ का कॉटन है तो हो सकता है कि उससे 70,000 रुपए तक कमाए जा सके। तो 2500 रुपए में खरीद कर रुई को उसको बेचा गया 70,000 रुपए में, ठीक है। तो ये होता है रिटेलर और कंज्यूमर तक आने तक की कड़ी। रॉ मटेरियल यदि हम खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता, बजाय इसके कि हमने खरीदा फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट हमेशा महंगा पड़ता है। जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, 5 रुपए का चिप्स, उसमें आप हवा खरीदते हैं, चिप्स तो आपको फ्री मिलता है। पोचमपल्ली वीविंग सेंटर देखिए, पुटिंग आउट सिस्टम इज अ मेथड
of manufacturing where the merchants provide raw material to the independent small weaver. पुटिंग आउट सिस्टम एक मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है जहां पर मर्चेंट जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडिपेंडेंट स्मॉल वीवर्स को, वीवर जो है उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बदले फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ट्रेडर को देते हैं एक निश्चित समय सीमा के अंदर. दिस सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टर्न इज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दिस सिस्टम इज एडवांटेजियस फॉर वीवर. फर्स्टली दे डू नॉट हैव टू पे फॉर द yarn. Secondly, they do not have to worry about the selling of finished product. However, the biggest disadvantage is that merchant exercise a lot of power as they get to decide what is to be made and pay insufficient amount to the weavers for their hard work. हाथ से बनी हुई चीजें महंगी होती हैं. अब हम यहाँ पर पुट आउट सिस्टम की बात कर रहे हैं जहां पर वीवर्स को सामान दिया जाता है कि लो इसका क्या कहते हैं तुम ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाओ, तो वो लोग इससे क्या कहते हैं रुई लेते हैं, एक धागा लेते हैं, उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं. जैसे खादी ग्राम उद्योग है वहां पर लोग हाथ से चीजें बनाते हैं, पर इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि क्या बनाना है ये कंपनी ही उन्हें बताती है, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि वो महंगे दामों में कंपनी क्या कहते हैं सामान को बेचती है, पर जो इनको पे करती है वो काफी कम होता है. पोचमपल्ली वीविंग सेंटर. पोचमपल्ली, synonymous with the silk sarees, is a handloom village in Nalgonda district, Telangana. Pochampalli variety is also known as tie and dye variety of I-cut, weaving randomly dyed yarn in a zigzag pattern. The master weavers of Pochampalli, who own at least 5-8 looms, employ weavers with no loom on very low wage. The master weavers sell the finished product to local traders, commission agents and wholesalers who have link with the traders in Hyderabad, Bengaluru, Gujarat, etc. The local traders acquire raw material, that is silk yarn, from Bengaluru. It cost them somewhere between 390 to 500 depending upon the quality of the yarn. The dye that is procured from Hyderabad by retailers cost around 65 rupees. Thus, the total cost of preparing a sari comes to about 1,100 to 1,200. However, by the time it reaches the consumer, the price will be 4 times its cost of production. अब यहाँ पर हम पोचमपल्ली नाम के एक वीविंग सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तेलंगाना हैदराबाद में है. ये जो स्थान है यहाँ पर सिल्क का जो है बहुत बड़ा काम होता है, सिल्क की बहुत बड़ी वीविंग होती है. यहाँ पर तमाम बुनकर लोग मिलके पोचमपल्ली नाम की साड़ियां बनाते हैं, पोचमपल्ली नाम से लुंगी बनाते हैं. ठीक है, पोचमपल्ली ने सिल्क का पूरा काम करते हैं. यहाँ पर इनको जो पेमेंट मिलती है 65 रुपए दिन मिलती है, और जब इनकी साड़ी बनके तैयार होती है तो वो हजारों रुपए में, कई हजारों में बिकती है. तो क्या कहते हैं पोचमपल्ली से हम सीख सकते हैं कि क्या कहते हैं किस चीज को किस मार्केट की आवश्यकता है. पोचमपल्ली अगर डायरेक्ट कंज्यूमर पे पकड़ बनाता तो शायद उसके वीवर्स को इतने ज्यादा जो है कम रुपए में काम नहीं करना पड़ता, पर क्योंकि उनका अपना कोई निश्चित मार्केट नहीं है इसलिए वो इस चीज का शिकार है जहां पर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है. रिटेलर बाइज प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल्स इट टू द कंज्यूमर. इन केस of the above example, the arhatia or commission agent will sell the cotton to ginning mill. Retailer offer a variety of merchandise at a reasonable price to the consumer. The retailer helps the supplier reach its target audience, create demand through promotional activities, and give feedback to the manufacturer about the product. Thus, the retailers only offer such merchandise for the sale that satisfies the demands of the consumer. They are very important link between the producer and the consumer. Thus, all goods travel through a chain of market before they reach us. The wholesaler purchases the bulk, the manufacturer or agent, and stock them in the warehouse. The retailer buys from the wholesaler and sells various commodities to the consumer in small quantities through different kinds of retail outlets. Retailer कौन है? Retailer वह व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से सामान लेके कंज्यूमर को सेल करता है. होलसेलर डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसके पास आता नहीं है, क्योंकि वो एक सामान नहीं देता. कंज्यूमर तो एक ही खरीदेगा. आप टीवी खरीदने जाओगे तो एक दर्जन टीवी तो नहीं खरीदोगे, है ना, एक खरीदोगे. तो एक कहाँ मिलता है? एक मिलता है रिटेलर के पास. तो ये जो रिटेलर है ये क्या कहते हैं कुछ अरहतिया की तरह होता है. अरहतिया में देखा हमने कि वो कैसे कमीशन एजेंट होता है जो कि कॉटन को गिनिंग मिल तक ले जाता है, वहां से वो गिनिंग मिल से वो आ जाती है फिनिश्ड क्लॉथ बनने के लिए और वहां पर कपड़ा बनके तैयार हो जाता है. तो ऐसे ही होते हैं आपके क्या कहते हैं रिटेलर. तो यहाँ हमने देखा कि जो गुड्स हैं वो एक चेन के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू मूव करते हैं. तो मार्केट में वो 2-3 जगह से होके गुजरते हैं.
सबसे पहले वो क्या कहते हैं, किसी जगह पे बनते हैं तो वहां से डायरेक्ट कस्टमर के पास जा नहीं सकते, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो रिटेलर और होलसेलर के पास भेजे जाते हैं। होलसेलर उन्हें इकट्ठा करता है, अपने स्टोर वेयर हाउस में उसको रखता है, फिर वहां से उसको निकालता है, रिटेलर उससे खरीदता है, रिटेलर उससे खरीद के फिर कस्टमर को बेचता है। इस तरह से जितनी बार कोई सामान किसी आदमी के बिचौलिए के पास जाएगा उतनी ही बार उसके ऊपर और ज्यादा प्राइस लगता जाएगा और वो महंगा होता जाएगा। Other markets. With the changing times, the concept of market has also undergone a remarkable change. Nowadays, we can make purchase even sitting at home through the phone or internet. We simply place an order on the phone and the internet can make payment on delivery or online with credit cards. For example, companies like Flipkart and Amazon, Snapdeal sell a variety of merchandise online. Beside the extra special market, which we are not aware of because we do not use them directly. For example, farmers use pesticide, tractors, and many other types of equipment to grow cotton crop. They procure these from special shops located in the large towns or cities. अदर मार्केट्स, और कौन कौन से तरीके के मार्केट होते हैं? तो मार्केट कौन कौन से होते हैं? आज के टाइम पर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मार्केट है वो है ई कॉमर्स या ऑनलाइन मार्केट। इसमें आपका फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आता है, जहां पर आप घर बैठे ही सामान ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, या आप सामान घर मंगवाकर कैश ऑन डिलीवरी उसे पैसा दे सकते हैं। और भी तरीके के मार्केट होते हैं, जैसे कि कोई फार्मर है तो उसको पेस्टिसाइड चाहिए, ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर से अपना खेत जो है उसको जुतवाना है, तो इन सब चीजों के लिए और भी मार्केट होते हैं जो कि बड़े शहरों में लोकेटेड होते हैं, जहां से आप सामान ला सकते हैं। मार्केट एंड इनइक्वालिटी। मार्केट की वजह से क्या इनइक्वालिटी आती है? ऑन द वन हैंड मार्केट्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक तरफ जहां मार्केट यानी बाजार लोगों के लिए जॉब उपलब्ध कराता है, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराता है, इंडिकेट कंट्रीज प्रोग्रेस एंड जनरेटिव रेवेन्यू, बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो प्रमोट्स इनइक्वालिटी। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, बट नॉट एवरीवन गेन्स इक्वली फ्रॉम ऑल द बाइंग और सेलिंग ऑफ एक्टिविटीज। देयर आर सम हु मेक ह्यूज प्रॉफिट्स व्हाइल सम अर्न barely enough to fulfill their डे टू डे नीड्स। हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है वो सभी के लिए अपॉर्चुनिटी तो लेके आता है, लेकिन एक तरफ कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं और कुछ लोग बहुत कम पैसा कमाते हैं, इतना कम कि वो उनकी दैनिक आवश्यकताओं को, उनकी डेली की जरूरतों को, उनका रोटी पानी का खर्च भी निकाल नहीं पाता है। It is mostly the affluent and the influential who make maximum profit from the market. Whether it is farmer, weaver or laborer, all still exploited by the rich and powerful as they are dependent on them for loan, raw material and for employment opportunities. सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाते हैं वो है फार्मर, किसान, बुनकर यानी वीवर, लेबरर यानी मजदूर। ये लोग अमीर लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि इनको कभी कभी लोन की आवश्यकता पड़ती है, कभी इन्हें रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, कभी इन्हें नौकरियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनकी जान जो है वो अमीर लोगों के हाथ में, अमीर लोगों के फांस में हमेशा बनी रहती है, इसलिए इनका लगातार शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। लेकिन फार्मर्स को बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वीवर्स को बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है सहकारिता। यानी फार्मर जो है किसी कंपनी से समझौता कर लें कि हम अपना सामान आप ही को बेचेंगे, लेकिन आप हमें इसकी अच्छी कीमत अदा करवाएं। कोऑपरेटिव बनाना, सहकारी संगठन बनाना, है ना। अभी जैसे दूध गांव में उसका दाम बहुत सस्ता होता है, शहर में आते आते महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्वाला जो है तेल जोड़ देता है कि हम इतनी दूर से आते हैं, हमारा डीजल पेट्रोल लगता है। पर ऐसे ही बहुत दूर तक सोचने वाले लोगों ने अमूल जैसी कंपनी का निर्माण किया। अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वो सहकारिता है, कोऑपरेटिव यूनियन है। तो वहाँ क्या है कि गांव भर के सारे लोग अपना दूध, गाय का दूध या भैंस का दूध या बकरी का, किसी का भी हो, वो एक ही स्थान पर बेचते हैं। उसके लिए अमूल उनको डीबीटी देता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देता है। मतलब अगर वो 40 रुपए बिका है तो 40 रुपए देगा आपको, है ना। तो कॉपरेटिव्स का निर्माण कर सकते हैं। एंड इंश्योरिंग दैट रूल्स आर स्ट्रिक्टली पुट इनटू प्रैक्टिस, दे कैन गेट लोन्स ऑन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, essential expertise and even help in marketing on their commodities. On the one hand, we have malls and big shopping complexes, while on the other hand, our small shacks and weekly markets just earn there enough to sustain themselves. Similarly, not all buyers can afford to buy branded commodities. हम ये भी जानते हैं कि हर आदमी जो है ब्रांडेड कमोडिटी बाई नहीं कर सकता, मॉल से नहीं खरीद सकता, ऑनलाइन नहीं खरीद सकता। तो ऐसे में जो लोग कम पैसा देना जानते हैं उनको भी स्टैंडर्ड कमोडिटी की आवश्यकता होती है, और ऐसी कमोडिटी हम कोऑपरेटिव के थ्रू बेच सकते हैं। तो अगर हम ऐसी कमोडिटी नहीं बेचते बाजार में, तो बाजार में इनकम रिसोर्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर था
और क्या कहते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम परसों करेंगे, यानी 11 को करेंगे। ठीक है, थैंक यू।